आप देख रहे हैं इंस्पायरो इंडिया न्यूज नेटवर्क IINN 24। अपने माननीय मुख्यमंत्री जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, सीपी जोशी जी ने जयपुर में लॉन्चिंग की। अभी 1:10 पे आप जम्मू एयरपोर्ट पर उतरे और हम लोगों ने स्वागत किया। मेवाड़ की परंपरा के हिसाब से साथियों, मैं आपको पवन खेड़ा साहब के बीच में ज़्यादा नहीं रहना चाहता, लेकिन मैं ये बात बार बार और बारंबार भी इसलिए कहना चाहता हूँ कि जो हमारे नई पीढ़ी के कार्यकर्ता हैं उन्हें पता होना चाहिए कि सुगड़ा साहब के बाद और जो हमारे वर्तमान में राष्ट्रीय नेता हैं, चाहे डॉक्टर गिरिजादास हो, डॉक्टर सीपी जोशी हो, रघु मीणा हो, उसके बाद हमारी नई पीढ़ी को सदैव संभालने का और कार्यकर्ता और आम जनता के बीच सेतु का अगर कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ता जो हमारे साथ बैठे हैं, ऐसी एक घड़ी है चुनाव की जिसमें सब अपनी अपनी बात रखते हैं, सबका हक है, कोई भी पार्टी हो। प्रधानमंत्री वैसे भी उनका काम में मन कम लगता है, प्रचार में ज्यादा लगता है। उन्हें तो सरपंच का चुनाव कहीं वो तो भी पहुंच जाते हैं। प्रधानमंत्री भी लगातार आ ही रहे हैं। इंसान की आदत बदल जाती है, इंसान की हालात भी बदल सकते हैं, लेकिन इंसान की फितरत नहीं बदलती। ये मोदी जी के मुख से जो शब्द निकलते हैं वो सुनकर आश्वस्त हो जाते हैं हम लोग कि फितरत बदल नहीं सकती। जो ट्रेनिंग होती है नागपुर वालों की, वो ट्रेनिंग ऐसी है कि उसमें रचनात्मक कुछ नहीं होता, सकारात्मक कुछ नहीं होता। उसमें सिर्फ कैसे समाज में द्वेष फैलाएं, कैसे अफवाहें फैलाएं, कैसे झूठ फैलाएं, कैसे सच को झूठ, झूठ को सच, छोटे को बड़ा, बड़े को छोटा करें। आपके अपने हीरो हैं नहीं इतिहास में, तो आप दूसरे जो पार्टियां हैं जिनके हीरो हैं उनको बौना साबित करने पे तुले हुए। राजनीति छोड़ दीजिए, कपिल देव हीरो है भाई, उसको वर्ल्ड कप में नहीं बुलाएंगे, ये फितरत है। क्योंकि कपिल देव जब वर्ल्ड कप जीता था तब कांग्रेस का शासन था, तो अब उसको वर्ल्ड कप में नहीं बुलाएंगे। ये देखिए क्या मानसिकता। मैं सिर्फ मानसिकता बता रहा हूं आपको कि किस तरह की मानसिकता आज इस देश पर काबिज हो रही है और राजस्थान पर भी काबिज होना चाहिए। ऐसी मानसिकता की जगह कम से कम राजस्थान में नहीं। यहां आते हैं, अभी पड़ोस के मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के बाबा जी आते हैं, राजस्थान को अपमानित करके चले जाते हैं। यहां बहू बेटियों की इज्जत नहीं। अरे साहब, किसने कहा इज्जत नहीं बहू बेटी? और कहते हुए इतनी सोचते नहीं है, इतनी लज्जा नहीं आती कि जिस दिन ये भाषण दे रहे हैं, प्रधानमंत्री भी कल बड़ा बोल के गए महिला सुरक्षा पे राजस्थान, जिस दिन ये भाषण दे रहे हैं उसी दिन एक महिला अधिकारी उत्तर प्रदेश की नायब तहसीलदार वीडियो निकालती है सोशल मीडिया पर रोते हुए कि मैं और मेरी अस्मत सुरक्षित नहीं है, मेरे घर में घुसकर मेरे साथ जबरदस्ती हो रही है। महिला अधिकारी की हालत है उत्तर प्रदेश। वो लोग आकर राजस्थान में बहू बेटियों के खिलाफ बोल, बुरा लगे, लेकिन फितरत नहीं बदलेगी। फितरत यही रहेगी। गहलोत साहब ने 7 गारंटियों की बात की। अब बात जब कोई रखेगा अपनी, जाहिर सी बात है कि टीवी वालों को, अखबार वालों को विज्ञापन भी देने पड़ेंगे। नहीं देंगे तो लोगों तक बात कैसे पहुंचेगी? प्रधानमंत्री को उसमें भी आपत्ति। प्रधानमंत्री जी इसके वर्ल्ड चैंपियन आप खबरें दबाने के, उसमें हम आपका मुकाबला न कर सकते हैं न करना चाहते हैं। लेकिन अपनी बात, अपनी 7 गारंटियां, ये तो हमारा कर्तव्य है कि हम लोगों तक पहुंचाएं और आपके माध्यम से ही पहुंचा सकते हैं। उसमें इनको क्या आपत्ति? हम वो करें तो रासलीला और हम करें तो कैरेक्टर ढीला। ये कैसे चलेगा? आप मुकाबला करिए हमसे। हम 500 रुपए में सिलेंडर देंगे तो कहते हैं साहब मैं 450 में दूंगा। तो जनाब, आपकी तो केंद्र में सरकार है, आप तो अपने आप को चक्रवर्ती महाराज समझते हो। कर दो ना पूरे देश में लागू आज से ही 450। क्यों नहीं कर रहे हो? मूर्ख बनाने की बात, नियत नहीं।
इसलिए नहीं करेंगे। तो जो प्रचार में शब्दों का उपयोग हो रहा है, जो झूठ का उपयोग हो रहा है, और वो सीधा प्रधानमंत्री के मुखमंडल से झूठ जो आता है, अच्छा नहीं। चुनाव आते रहते हैं, जाते रहते हैं। प्रधानमंत्री के पद की गरिमा बनी रहनी चाहिए, क्योंकि एक बार अगर वो टूट जाती है, जो इकबाल टूट जाता है, फिर वो वापस नहीं बनती। तो बनाने में कई कई साल लगते हैं। इस बात का इल्म प्रधानमंत्री को खुद भी होना चाहिए। कहते हैं साहब इतनी तेज बटन दबाना कि फांसी लग जाए विपक्ष। अब बताओ, ये प्रधानमंत्री, सुनकर हंसी आई ना आपको भी, मैं तो सिर्फ दोहराया, सब हंस रहे हो। आपका एक मंत्री, कृषि मंत्री, नाम है नरेंद्र तोमर। कृषि मंत्री का क्या काम है कि साहब उदयपुर में खेती मक्का कैसा हो रहा है, किसी और इलाके में धान कैसी हो रही, गेहूं कैसा हो रहा है, चना कैसा हो रहा है, सरसों कैसी हो रही है, यही काम है आपका? नहीं, उनको चिंता किस चीज की बताऊं? गांजे की खेती। कहां? कनाडा में 10,000 करोड़ कृषि मंत्री का बेटा कनाडा में जाकर गांजे की खेती में हवाला के जरिए पैसा पहुंचा रहा है। ये कृषि मंत्री है देश के। मोदी जी कौन सा बटन दबाएं, कितना तेज दबाएं कि ईडी पहुंचेगी नरेंद्र तोमर जी के घर पे? बताइए। नंबर 1। नंबर 2, यहीं के सांसद राजस्थान के बाबा बालकनाथ जी। जो ही बाबा बालकनाथ जी का हम नाम लेते हैं, किसी पार्टी के हों, हमारे मन में श्रद्धा आती है। स्वामी, साधु, संत, इन सब के लिए श्रद्धा होती है हम सबके मन में, ये हमारी परंपरा है। बाबा बालकनाथ जी 52 करोड़ हवाला के जरिए अगर कनाडा में भेजते हैं गांजे की खेती के लिए, कल्टस लेक के पास 32 एकड़ जमीन खरीदने के लिए, अफसोस होता है। ये तिजारा की तिजोरी है। ये कहां से आया पैसा? 52 करोड़ हवाला के जरिए आप भेज रहे हैं। प्रधानमंत्री कौन सा बटन दबाएं हम? बताइए जरा, हम दबा देंगे। क्यों नहीं जाती ईडी, क्यों नहीं जाती इनकम टैक्स, क्यों नहीं जाता सीबीआई? ये सारे बुनियादी सवाल हैं जो प्रधानमंत्री जी को सोचने चाहिए यहां आकर, गहलोत सरकार के खिलाफ बोलने के पहले या राजस्थान में कांग्रेस के खिलाफ बोलने से पहले। प्रचार करिए, आप अपनी सकारात्मक बातों के बारे में बताइए। आप 10 साल से सत्ता में हैं केंद्र में, यहां आकर नफरत मत फैलाइए। खास तौर पे उदयपुर के लोग, हमें बदनाम ये लोग जब आकर करते हैं बाहर से। कन्हैयालाल टेलर जी के बारे में बार बार बात करते हैं। मैं फिर से चुनौती देकर जा रहा हूं, कोई भाजपा का नेता यहां आए, उसको पूछिए कि क्या घोष और अत्तारी भाजपा के पोलिंग बूथ एजेंट थे या नहीं थे। मैं जानना चाहता हूं, पूरा देश जानना चाहता है, पूरा राजस्थान जानना चाहता है। प्रधानमंत्री इस पर भी झूठ बोल के चले। आइए हमारे जिलाध्यक्ष जी फतेह सिंह जी, आइए, लाओ ना, सरकार तो आपकी केंद्र। कहां है लाल डायरी? सामने रखो, चलिए। चुनौती है, हमें तो मालूम है ना किस डायरी में क्या लिखा है। नरेंद्र तोमर का नाम किस डायरी में है, संजीवनी का नाम किस डायरी में, हमें भी मालूम है कौन सी डायरी कहां है। सरकार आने दो। आप 7 दिन ईडी मुझे दे दीजिए, हमारे किसी साथी को दे दीजिए, 7 दिन नहीं 2 दिन दे दीजिए, चलिए बता देंगे आपको कौन सी लाल डायरी और कौन सी नीली डायरी, कौन सी पीली डायरी, कौन सी हरी डायरी। सारे रंग याद आ जाएंगे प्रधानमंत्री। 48 घंटे ईडी और सीबीआई हमें दे दीजिए, हम आपको बताते हैं एजेंसियों को कैसे यूज करते, हम बताएंगे। पहली बार इस चुनाव में पिछले 30 साल से मैं राजस्थान की राजनीति को अच्छी तरह देख रहा हूं, बच्चा था तब से देख रहा हूं। पहली बार एक प्रो इनकम्बेंसी चुनाव है, यानी कि जो सरकार है, मौजूदा सरकार, उसके पक्ष में एक चुनाव चल रहा है। ये राजस्थान में पहली बार दिखता है। क्यों बदल रहा है रिवाज? ये आपके सामने। नीयत अच्छी, भरोसा नहीं तोड़ा लोगों का, जो कहा उससे कहीं ज्यादा करके दिखाया। इसलिए लोगों को लगता है कि जो 7 गारंटियों की बात कांग्रेस कर रही है, इस पर अमल होगा, निष्ठा के साथ होगा। इसलिए हम आपके सामने आए हैं, हक के साथ वोट मांगने आए, क्योंकि प्यार का रिश्ता है, हक का रिश्ता है। जब हम कुछ गलत करते हैं आप कान भी पकड़ते हैं, पकड़ने का हक है, लेकिन जब हम कुछ सही करते हैं तो वोट मांगने का भी हक हमारा है। इसलिए
अब उदयपुर की बात करें, हमने जिस पढ़े लिखे नौजवान को अपनी बेटी दी, उसकी पगड़ी बचाना अब उदयपुर के हाथ में, अब उसको जिताना आपकी। इसलिए मैं आपके माध्यम से, क्योंकि समय बहुत कम रहता है आजकल चुनाव प्रचार में, हम पूरे राज्य में घूम रहे हैं तो सभाएं तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन प्रेस वार्ता के माध्यम से मैं आज अपील करने आया हूं उदयपुर के लोगों से कि अपने दामाद को निराश मत करें, उसको भारी मतों से जिताएं। आपके सवाल ये आपने कहा एंटी इनकम है ही नहीं, मैं कह रहा हूँ नो इनकम्बेंसी। वो इनकम्बेंसी है, लेकिन ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो मुकाबले को अभी भी टफ बना रहे हैं? हो सकता है कि कई जगह हमारा प्रचार मान लो नहीं पहुंचा, तो आने वाले 3 दिन लगातार, अभी खड़गे साहब हमारे सबसे वरिष्ठ नेता हैं, सुबह सुबह उठकर दिल्ली से जयपुर आए, जयपुर में मैनिफेस्टो लॉन्च किया, अब मावली गए और फिर यहां से सीधा तेलंगाना जाके प्रचार करेंगे। तो हम पूरा प्रचार में अपनी ताकत झोंक रहे हैं। गेल साहब छत्तीसगढ़ से अब आ रहे हैं, लगातार, शायद इधर भी आएंगे बघेल साहब, लगातार हम लोग अपने प्रचार में ताकत झोंक रहे हैं। गहलोत साहब आप देख ही रहे हैं कैसे प्रचार कर रहे हैं, आप देख रहे हैं सचिन पायलट जी कैसे प्रचार कर रहे हैं। तमाम नेता हमारे अब सड़कों पर हैं, गांव ढाणियों में अपना प्रचार कर रहे हैं। मैं पूर्वी राजस्थान में 3 दिन का मेरा दौरा रखा था पार्टी ने। एक वेव चल रही, कहीं जिसको आप अंडर करंट कहते हैं, वो अंडर करंट से भी कहीं बढ़ गया। इसलिए मुझे लगता नहीं कि कोई भारी कमी है। जो कमियां होंगी वो हमारे संगठन में मजबूत लोग हैं, हमारे जिला अध्यक्ष यहाँ बैठे हैं, शहर अध्यक्ष यहाँ बैठे हैं, मजबूती से मुस्तैदी से पोलिंग डे के दिन आपको दिखेगी हमारी ताकत। सर, क्या आपकी बार आपको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में जो आरोप है कि ध्रुवीकरण करती है भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम सनातन के आधार पर, राजस्थान में वो सफल हुई है? इस बार नहीं लगा, बिल्कुल नहीं लग रहा। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात भाजपा के वरिष्ठ नेता, कई बार हवाई अड्डों की लाउंज में बैठ के गपशप हो ही जाती है, वो अनऑफिशियल होती है तो नाम साझा करना अच्छा नहीं लगता। परसों जयपुर के लाउंज में हम लोग बैठे हुए थे, तब एक वरिष्ठ नेता थे भाजपा के केंद्रीय, वो भी बोल रहे थे कि नहीं चल रहा, यहाँ हिंदू मुसलमान नहीं चल रहा। वो तो अफसोस करते हुए कह रहे थे। मेरे मन में बड़ी खुशी हो रही थी क्योंकि मुझे राजस्थान के लोगों पर बड़ा गर्व हुआ कि वो सफल नहीं होने देते। खेड़ा साहब, कांग्रेस की सरकारें पहले भी बनती रही है, पिछली बार रिवाज क्यों नहीं बदला, राज क्यों बदल गया? जैसा कि मैंने कहा, जो निष्ठा के साथ इस बार काम हुआ है और विषम परिस्थितियों में हुआ है, कोविड की परिस्थिति कोई आसान परिस्थिति नहीं है। खेड़ा साहब, एक बात बताएं, आप पिछली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए थे शास्त्री सर्कल कजरी के अंदर, तब आपसे पूछा गया था कि आप क्यों नहीं लड़ते यहाँ चुनाव, तो आपने कहा था कि मैं यहाँ की गलियों को नहीं जानता, स्थानीयों को मौका मिलना चाहिए। फिर क्या हुआ, वहाँ जाके दिल्ली की हवा कैसे बदल गई? दामाद को पराया मानते हो? दामाद और बहू भी तो अपने मैं गलियाँ तो फिर दामाद नहीं जानता ना, तो दामाद तो क्यों दामाद क्यों है। नहीं जानते होंगे? बारात लाए होंगे तो गलियां तो जानते ही होंगे, नहीं तो भटक नहीं जाते। कमाल कर रहे हो आप। नहीं, क्या बात में घूम फिर के वहीं पे आ जाती है। इस बार जैसे आप लेके आए हैं गौरव वल्लभ जी को, कहीं आप भी प्रकोपता है राष्ट्रीय, अगली बार आपका तो नहीं होगा? मैंने शुरू से कह दिया, मेरे कोई रुचि नहीं है चुनाव लड़ने की विधानसभा। इसलिए कहा भी गया था, एक और सीट के लिए भी कहा गया था, लेकिन मैंने हाथ जोड़कर माफी मांगी अपनी पार्टी से। तो मेरे को आदेश दिया जाएगा वो अलग बात है, लेकिन अपनी तरफ से जो मैंने बात रखनी थी मैंने रख दी है। मेरे मन में ऐसी कोई इच्छा नहीं। दामाद जी के साथ में अभी भी कई सारे कांग्रेस के बाराती अभी साथ में नहीं है अभी। नहीं, सब है, जुड़कर काम कर रहे हैं। अब आपने दामाद जी, बारात सब बोल रहे हो, तो मैं शादी का ही उदाहरण दे। घर में जब शादी होती है ना, हर आदमी तो कार्ड बांटने नहीं निकलता। तो पंकज भाई कार्ड बांट रहे होंगे, फतेह सिंह जी टेंट और केटरिंग का इंतजाम कर रहे होंगे, बाकी साथी फूल मूल मालाएं ला रहे होंगे, कोई बैंड बाजे वाला ला रहा होगा, सबको अलग अलग काम। और वो राजीव सवाल का तो फूफा जी बन के बैठे हुए हैं। सब अपने साथ दौरा कर रहे हैं। सर, बीजेपी वाले कह रहे हैं 50,000, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि 50,000 से हरा के दामाद जी को भेजेंगे। कौन कह रहा है? भारत सिंह जी कह रहे हैं। कौन कह रहा है? बीजेपी कौन सी वाली कह रही है? जैन साहब कह रहे हैं, आप कितने अलग अलग बीजेपी है यहाँ तो।
अब पूरे राज्य में देखें तो वसुंधरा जी की बीजेपी कह रही है कि पूनिया जी की बीजेपी कह रही है कि राजवर्धन जी की कह रही है कि गजेंद्र शेखावत जी की कह रही है कि ओम बिरला जी की कह रही है कि ओम माथुर जी की कह रही है कि आरएसएस की कह रही है। देखो कितने हैं, अभी और भी हैं। और इधर आ जाओ, बताओ किसकी वाली बीजेपी कह रही है? राज्यपाल की बीजेपी कह रही है, किसकी बीजेपी कह रही है बताओ? तो सर अगर कांग्रेस सरकार बनती है तो सीएम दोनों चुनाव आप इधर उधर कर रहे हो। सर राजस्थान में हमारी कांग्रेस जीत रही है, पायलट हमारी वाली प्रक्रिया या तो हमारी एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के बारे में बार बार क्या चर्चा करनी बताइए। राजस्थान में कौन सी गहलोत सरकार, मतलब कौन सी कांग्रेस सरकार बना दी, गहलोत जी वाली या पायलट जी वाली? राजस्थान के जनता की प्रिय सरकार होगी कांग्रेस बन रही। पायलट जी क्या भूमिका रहेगी उसमें? अरे सब हमारे इतने महत्वपूर्ण नेता है, आप कहते हैं इसकी क्या और उसकी क्या, हम सबकी भूमिका रहेगी। मैं दिल्ली में ज्यादा रहता हूँ, मेरी भी भूमिका रहेगी, सबकी भूमिका रहती है। ये कौन है? आजकल अध्यक्ष बने हुए हैं। उन्होंने एक बड़े आरोप लगाए यहाँ की सरकार पर, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। उनके बारे में मुझे बोलने में बड़ा अफसोस है। नाम से अध्यक्ष है बेचारे। रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में? अमित शाह जी के हाथ में। और पैरेलल रिमोट कंट्रोल मोदी जी के हाथ में, एक और रिमोट कंट्रोल नागपुर के हाथ में। ऐसे अध्यक्ष न बने बेचारा अच्छा। उनको तो खबरों से मालूम पड़ा वो अध्यक्ष बन गए। अब ऐसे आदमी ने जो बोला उसको सुन लो, बेचारे को क्यों परेशान होते हो और क्यों उनको परेशान कर सकते और हो? देश की जनता इन हालातों में क्या करे कि एक सरकार की थी लोकतंत्र खतरे में और एक सरकार की थी हिंदू खतरे में। आखिरकार वो जाए तो जाए किधर? जो सरकार या जो पार्टी कहती है हिंदू खतरे में, उसी की वजह से लोकतंत्र खतरे में। देश और सरकार संविधान से चलता है। पिछले 70 साल में जब तथाकथित हिंदूवादी सरकार आई तब हिंदू सबसे ज्यादा खतरे में, बताओ क्यों? उससे पहले तो हिंदू खतरे में नहीं था। मोदी जी प्रधानमंत्री बने, बोले हिंदू खतरे में। फिर आप मतलब फेल हो गए। तो ऐसी अजीब अजीब बातें करते हैं। जिसको थोड़ा सा विश्लेषण कर ले, उसके लिए डॉक्टरी नहीं पढ़नी पड़ती। थोड़ा विश्लेषण कर दे, और मेवाड़ का तो कोई आदमी कोई भी बैठ के 2 मिनट में छिछालेदर कर दे। कैसे हिंदू खतरे में भाई बताओ? कोविड हुआ, ऑक्सीजन नहीं मिला, सबको नहीं मिला ना। सिलेंडर महंगा है, सबके लिए महंगा है ना, हिंदू के लिए भी, मुसलमान के लिए भी। चिरंजीवी योजना अगर आती है सबके लिए आती है ना। बताओ भाई कौन सा हिंदू खतरे में? ये अजीब अजीब बातें जब करने शुरू कर देना प्रधानमंत्री, समझ लो और कुछ कहने को नहीं है, समझ लो चुनाव हार रहे हैं। जब भाजपा चुनाव हारने वाली होती है तो अचानक हिंदू खतरे में आ जाता है। सर उदयपुर में वैसे प्रोफेसर गौरव वल्लभ जो है प्रचार कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, बोल भी अच्छा रहे, वो प्रवक्ता है, बोलेंगे। लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों से हमने देखा, जैसे उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, बीजेपी के एक पार्षद को कांग्रेस उन्होंने ज्वाइन करवाई थी, और वो जो पार्षद था वो ऑलरेडी पहले कांग्रेस का था और अब बीजेपी में आया। लेकिन लोग अब ठीक है, जिस तरह से वो सदस्यता लोगों से ले रहे, आज भी शक्तिनगर में 25 से 30 बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस ज्वाइन की है। मैं अभी कवर करके आया हूँ, इसलिए आपको ये चीज बता रहा हूँ। लेकिन ये दुपट्टे ओढ़ने से क्या वोट कन्वर्ट हो पाएंगे क्या? क्योंकि वो लोग तो पहले से बीजेपी के लोग हैं, आज दुपट्टा उड़ा के प्रेस के सामने दिखा दे तो क्या वो वोट में कन्वर्ट हो पाएंगे? आपको 3 तारीख को बात करेंगे ना, तो देखना क्या क्या हो रहा है। कुछ चीजें दिख रही हैं, कुछ चीजें नहीं दिख रही। किस स्तर के भारतीय जनता पार्टी के नेता, मैं सिर्फ राजस्थान उदयपुर की नहीं बात कर रहा, राजस्थान भर की बात कर रहा हूँ, कुछ और राज्यों की भी बात कर रहा हूँ, बड़े स्तर के भारतीय जनता पार्टी के नेता रात के अंधेरे में बात करने आते हैं। वो सब त्रस्त हैं, वो सब चाहते हैं कि परिवर्तन आ जाए ऊपर, वो सब चाहते हैं कि कांग्रेस मजबूत हो। तो बहुत कुछ हो रहा है, कुछ चीजें दिख रही हैं, कुछ चीजें बाद में दिखेंगी। आपने कहा खेड़ा साहब कि नड्डा जी रिमोट कंट्रोल है, तो खड़गे जी को भी रिमोट कंट्रोल बता दी बीजेपी। कैसे है भाई, क्यों है? सोनिया गांधी फैसले करती है। इलेक्शन से जीते हैं, पहली बात तो ये बताओ, नड्डा जी कौन से चुनाव से जीत कर आए भाई, अध्यक्ष कैसे बने? उन्हें तो किसी ने बता दिया, एक टीवी वाले ने, वो भी साहब आपको एक्सटेंशन मिल गई, ये भी नहीं मालूम था उनको, अचानक तय हुआ इनको एक्सटेंशन दे दो साहब। हम चुनाव से जीत कर अपना अध्यक्ष बनाते हैं साहब। रिमोट कंट्रोल हम सबके हाथ में होता है, जो वोटर हैं, हम सबके वोट से हमने अपना अध्यक्ष चुना है। तो अगर रिमोट कंट्रोल है तो पूरी कांग्रेस के हाथ में है। खेड़ा साहब एक बात बताएं, कल मोदी जी बोल के गए हैं कि खेड़ा साहब, हाँ बोलिए। कल मोदी जी बोल के गए हैं कि मीडिया राजस्थान में दबाव में है, और दिल्ली मीडिया पे आरोप लगता है कि वो गोदी मीडिया है। आप बताओ,
तो ये दोनों मीडिया को जबरदस्ती फुटबॉल पार्टियां क्यों अब बनाती सुई हैं? को छंदी कहती साहब तेरे में छेद है। मोदी जी कह रहे हैं मीडिया दबाव में राजस्थान में, पूरे देश में मीडिया बर्बाद कर दिया। कभी सुना आपने कि जो इंटरनेशनल इंडेक्स निकलता है फ्रीडम ऑफ प्रेस, हम 151 के उस पे आ गए और ये कहते हैं साहब मीडिया दबाव में हमने डाला। हमारे वक्त जब हमारी सरकार थी आप लोग खुलकर हमारी निंदा करते थे और हमें कोई दिक्कत नहीं थी इस बात की, क्योंकि आप अपना काम कर रहे थे, आपका धर्म था। रोज कोई अर्नब गोस्वामी, कोई कुछ रोज हमारे खिलाफ 9 बजे शो करते थे। हम जाते थे उन शोज में, मैं जाता था उन शोज में। हमने तो कभी किसी की ट्रांसफर नहीं करवाई, कोई चैनल नहीं बंद करवाया, किसी अपने उद्योगपति दोस्त को कह के चैनल नहीं खरीदवा दिया। हमने तो ऐसा कोई काम नहीं किया। आज ये स्थिति है, हमारे यहीं के एक व्यक्ति हैं प्रधानमंत्री कार्यालय में, जोशी जी नाम है उनका, हिरेन जोशी नाम है उनका। सुबह सुबह व्हाट्सएप पे मैसेज जाता है आज ये चलना चाहिए, ये नहीं चलना चाहिए। दिन में अचानक कोई टीवी पे कुछ आ गया गलत, उनको लग गया, तुरंत फोन करते हैं, ये कैसे चला दिया आपने, राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे दिखा दिया आपने। हमने तो ऐसा कभी नहीं किया था। 15 साल मैंने शीला दीक्षित जी का मीडिया संभाला, आज तक मुझे याद नहीं आता कि कभी किसी को इस तरह से दबाव डाला हो। हाथ जोड़ के जरूर निवेदन कर देते भाई देख लेना, ये तो होता है आपस में, सामाजिक रिश्ते होते हैं, वो अलग बात। डरा धमका कर, मैं आपको बता देता हूँ, समय है मेरे पास, थोड़ी गर्मी होती है आप जानते हैं, जोश में आ गया। पंकज जी वहाँ आए हुए थे मेरे ऑफिस में, मुझे याद है दिल्ली, और मैंने एक अखबार की एड रोक दी, तो आज खुलकर बता रहा हूँ मैं, बड़ी अखबार के नाम नहीं होती। 3 दिन हो गए, उसके बाद एक दिन सुबह में 9 बजे, पौने 9 बजे शीला जी के घर पहुंच जाता था। पहुंचा तो नाश्ते पे उस अखबार के एडिटर भी बैठे हुए थे, मैं भी बैठा था। शीला जी ने, उनको मालूम ही नहीं था, मैंने उनको बिना बताए किया था ये ऐड रोकने का काम। शीला जी को उन्होंने कहा मेरे 3 दिन से आपकी कोई ऐड हमारे पास नहीं आई, कैसे हो सकता है। मेरे को अंदर से टेंशन शुरू हुई कि ये बात खुलेगी अब। शीला जी ने फोन लगवाया एक अफसर को, उसने कहा पवन खेड़ा जी ने कहा, मुझे देखा, मेरे सर नीचे कर दिया। बाद में जो मुझे जिंदगी में एक बार डांट पड़ी थी इसी बात, बोली ये तुम्हारा या मेरा पैसा नहीं कि आप रोक सकते हो, ये उनका हक है इस पैसे। वो आपके खिलाफ लिखते हैं, आप उनसे बात करते हैं, अपना वर्जन दो। आप इस तरह का दबाव आइंदा नहीं डालेंगे। वो दिन और आज का दिन सीखा उनसे कि मीडिया पर आप इस तरह का दबाव नहीं डाल सकते और नहीं डालते, इसलिए मोदी जी को सीखना चाहिए। यहाँ आकर इस तरह का झूठ बोलना कि मीडिया दबाव में, अरे मीडिया क्यों दबाव में, आप ईडी सीबीआई इनकम टैक्स भेज देते हो राजस्थान में। अरे जब कुछ सच नहीं है तो मीडिया क्यों झूठ लिखेगा, मीडिया भी सच लिख रहा है। मोदी जी को लगता है कि जो वो करते हैं मीडिया के साथ सभी वो करते होंगे मीडिया के साथ। नहीं साहब, हम तो प्रेम का रिश्ता रखते हैं। कल आलोक शर्मा जी आए थे प्रवक्ता आपके, वो तो बड़े तनतना गए पत्रकारों के सवालों पे ही। मेरे को मालूम नहीं कि आप किस सिलसिले में तो बात आप कर लोगों रहे के हैं। मोहब्बत के रिश्ते थे, तंदना नहीं। सर कांग्रेस का घोषणा पत्र आ गया है, आ गया है। महिला सुरक्षा ये की रहा। बात करी ये है, रहा। तमाम बातें करी है, क्या कहेंगे इस पर आप? भाई इस घोषणा पत्र पे लोगों को भरोसा है। क्यों भरोसा है? क्योंकि पिछले 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड। आज जब खड़गे साहब के नेतृत्व में घोषणा पत्र रिलीज हुआ, 25 लाख का जो स्वास्थ्य का योजना है चिरंजीवी योजना, उसको 50 लाख करने की जो बात सामने आई, आप हैरान होंगे कि प्रेस के साथियों ने तालियां बजाई। मैं पहली बार मैंने देखा कि मीडिया के साथी, मैं तो मंच में बैठा देख रहा था, सब अपने दोस्त ही हैं, तालियां बजाए। बाद में झेप भी गए, लगा होगा कि नहीं बजानी चाहिए, लेकिन ये ऐसी बातें हैं क्योंकि कोविड के दौर से हम सब गुजरे, हम सबका कोई ना कोई नुकसान हुआ। मेरी तो अपनी छोटी बहन यहाँ नहीं रही, हम सबका नुकसान, हर परिवार से कोई ना कोई गया, वो दर्द सबने झेला। तो जब स्वास्थ्य की बात गहलोत साहब करते हैं ना, तो सब गंभीरता से लेते हैं, क्योंकि उस आदमी ने करके दिखाया। सर उनकी सोनिया गांधी की बारी आई थी तो देश की बहुत रहा था और उनको प्रधानमंत्री बनाना था, तो कांग्रेस के अंतर विरोध के कारण उनको बहुत प्रधानमंत्री भी बनाया और मनमोहन सिंह को बनाया। कोई अंतर विरोध नहीं था, सोनिया जी ने खुद ये निर्णय लिया। एक त्याग की भावना है उस परिवार में,
आप ऐसी बात करेंगे तो थोड़ा भावुक हम सब हो जाते हैं। जिस परिवार ने 2 सदस्य गंवाए हों, 1989 के बाद उस परिवार से एक भी प्रधानमंत्री नहीं बना हो, फिर भी 4-4 हजार किलोमीटर पैदल चल रहा हो जो आदमी, उस परिवार की आप बात कर रहे हैं। उनकी तुलना आप किसी से मत कीजिए। राहुल गांधी सभा का ही सवाल भारत माता कौन है इसको लेकर? बहुत बढ़िया सवाल था। ये सवाल सबसे पहले नेहरू जी ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा था कि कौन है भारत। भारत माता मतलब पेड़ पौधे, पहाड़, नदियां, नाले नहीं है, खेत खलिहान नहीं है। भारत माता मतलब भारत का रहने वाला एक एक नागरिक। हमारे मोदी जी को पढ़ने लिखने की आदत थोड़ी कम है, वैसे एंटायर पॉलिटिकल साइंस है, लेकिन थोड़ा सा पढ़ने लिखने में चूक गए। एक किताब, सिर्फ एक किताब पढ़ लेते जिंदगी में, तो इस तरह की हल्की बातें नहीं करते। 4 लाख सरकारी नौकरियां, 10 लाख रोजगार, 25 का 50 बहुत सारी चली गई। पेपर लीक नहीं रुकी करती इतनी नौकरी सरकारी कैसे हो पाएगी? 4 लाख एक्सरे मालूम तो पड़े कि बीमारी क्या है, फिर उसके बाद इलाज होगा कि यार इसको डिस्प्रिन देनी है, इसको पैरासीटामोल देनी है, इसकी सर्जरी करनी है। जब प्रधानमंत्री बन जाए बोले मैं ओबीसी में, ओबीसी में, ओबीसी। जब किसी का कल्याण करना हो ओबीसी का तो बोले अरे जातिवाद खराब होता है। वहां साहब आपके लिए तो जातिवाद ठीक है, और जब काम करना है कल्याणकारी योजनाएं लानी तो बोले नहीं जातिवाद नहीं चलेगा। ये दोगली राजनीति। सर अगले महीने राम मंदिर की उसमें रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है, बीजेपी ने घोषणा की, उसमें भी दिवाली में बीजेपी का काम है बताओ उसमें? कांग्रेस बीजेपी का काम क्या है? सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मंदिर बना। हम तो 1990 की बात है, हम लोग इकट्ठे यूथ कांग्रेस में थे, 91 में रथ यात्रा निकल रही थी। तब हमारे नेता बड़े बड़े आते थे कांग्रेस के और कहते थे कि जो अदालत कहेगी वो होना चाहिए। अडवाणी जी क्या जवाब देते थे? यहाँ उदयपुर में सर्किट हाउस में बैठ के जवाब देते थे कि नहीं आस्था का मामला है, कोर्ट क्या करेगा। अब पिछले 10 साल से भाजपा यही कहती है कि जब जो कोर्ट कहेगा वो होगा, तो कोर्ट ने कह दिया हो रहा है, इसमें इनका क्या काम? पीछे हटे, दीपावली मनाने की घोषणा की, अब मनाए, जो करना है वो करें, लेकिन धर्म का राजनीतिक उपयोग इस देश में स्वीकार्य नहीं होगा।